Zeroth law of thermodynamics defines option A internal energy, B enthalpy, C temperature and D pressure. हेलो डियर्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनमें से क्या डिफाइन करता है, यही पूछा गया है इसमें। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2008 का, और 18 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इनमें से क्या डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ क्या है? जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ ये डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ये क्या डिफाइन करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कि जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो, जिसमें दो बॉडी के बीच अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है, तो हम समझेंगे कि वो जो बॉडी है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है। और एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है अगर दो बॉडीज हो, ठीक है, सपोज कीजिए ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दो बॉडी है, डिफरेंट बॉडी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये जो है वाल, ये इंसुलेटिंग वाल है। ये क्या है? इंसुलेटिंग वाल। यानी इंसुलेटिंग वाल मीन्स इसमें इसके द्वारा जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ये, ठीक है, इस बॉडी पे प्रेशर जो होगा वो होगा पीए, और इस बॉडी का वॉल्यूम होगा वीए। इसी प्रकार इधर बॉडी का टेम्परेचर होगा टीबी, फिर प्रेशर होगा, इस बॉडी के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा? पीवी, और वॉल्यूम इसके लिए हो जाएगा वीवी। तो ये बॉडी, अगर ये इंसुलेटिंग वाल है, सो ये जो बॉडी का है और बॉडी ए, इसके लिए टीए, पीए और वीए। सो ये बॉडी क्या है? अपने आप में एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह बॉडी बी भी अपने में, जिसका टेम्परेचर टीबी है और प्रेशर पीबी एंड इसका वॉल्यूम वीवी, तो ये भी बॉडी जो है अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो इस वजह से बॉडी ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी बी के। बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि इसे हम सिंपली समझ सकते हैं कि जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो। सो उसे हम कहेंगे कि दो बॉडी के बीच अगर या दो से अधिक बॉडी हो, तो उसमें अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर जो है सेम है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और एक इसे कह सकते हैं कि ये जीरोथ लॉ बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बताता है। जीरोथ लॉ कहता क्या है? जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर नॉर्मली आप डिफाइन इसे करते हैं, तो जनरली ये डिफाइन होता है कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। ठीक है, तो अगर बॉडी ए एंड बी, ठीक है, बॉडी ए जो
जो है बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और बॉडी बी जो है बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, बॉडी ए एंड बी के बीच जो है हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, और बॉडी बी एंड सी के बीच भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें स्पष्ट है कि बॉडी ए एंड बी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है और बॉडी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है सेपरेटली। तो इस वजह से जो बॉडी ए एंड सी होगा वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही बताता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे इफ लिख सकते हैं, इफ बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बॉडी बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेपरेटली, दोनों अलग अलग है, सेपरेटली। थोड़ा आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा, हम ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहे हैं। सो इफ बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बॉडी बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, then body A and C are in thermal equilibrium to each other, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसे समझिए कि मान लीजिए इस लॉ में होता क्या है कि मान लीजिए ये हमने बॉडी बनाया है, ठीक है, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है, और ये बॉडी सी है, ठीक है। तो इस बॉडी का टेम्परेचर टीए मान लेते हैं, इसको टीबी मान लेते हैं, और इस बॉडी के लिए टेम्परेचर टीसी मान लेते हैं। ये जो वाल है, ठीक है, ये जो वाल है हमारा, ये कंडक्टिंग वाल है, यानी कि कंडक्टिंग वाल, कंडक्टिंग, और इसे डायथर्मिक वाल भी कहते हैं, डायथर्मिक वाल। और ये जो वाल है, ये वाल है नॉन कंडक्टिंग वाल और इंसुलेटिंग वाल। ये वाल क्या है, नॉन कंडक्टिंग, और कह सकते हैं इंसुलेटिंग वाल, इंसुलेटिंग वाल है, ठीक है। सो ये कंडक्टिंग वाल है, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस तीनों में है, तीनों में टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है कि इसका टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टीबी है और इसका टेम्परेचर टीसी है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि टीए ग्रेटर देन टीबी टीसी है, ठीक है, या ये हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि टीसी ग्रेटर देन टीए है, तो भी टेम्परेचर क्या है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। सो हमने यहाँ पे सपोज किया कि टीए ग्रेटर देन टीसी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये टी और टीसी थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि फिर टीबी ग्रेटर देन टीसी है, तो इसमें ये टेम्परेचर का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक टीबी इक्वल्स टू टीसी नहीं हो जाए, ठीक है। इसमें तब तक होगा जब तक टीए इक्वल्स टू टीबी नहीं हो जाए, और ये हो जाएगा जब तक टीए इक्वल्स टू टीसी नहीं हो जाए, ठीक है, और ये होगा टीबी इक्वल्स टू टीसी नहीं हो जाए, तब तक इसमें हीट का ट्रांसफर होते रहेगा एक दूसरे। तो जब ये कंडीशन में आ जाएगा तो इस वाल को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस वाल को रिमूव करते हैं
और यहां पे डालते हैं कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग वाल, तो यहां पे जब हम वाल डालेंगे तो इस वजह से तो ये तो वाल कंडक्टिंग हो जाएगा इंसुलेटिंग से, तो यहाँ पे हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस यानी यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार ये जो है टीवी इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे टीए होगा, टीए इक्वल्स टू टीसी है, ठीक है। जो पहले टीए ग्रेटर देन टीसी था वो हो गया टीए इक्वल्स टू टीसी, और अब यहाँ पे जो टीवी ग्रेटर देन टीसी था वो हो गया टीवी इक्वल्स टू टीसी। तो इसको हम लिख सकते हैं टीए इक्वल्स टू टीवी इक्वल्स टू टीसी, यानी कि ये क्या है, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो इस वजह से अब हम यहाँ अगर इंसुलेटिंग को हटा के यहाँ कंडक्टिंग वाल भी कर देते हैं तो भी यहाँ पे क्या है, हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी टीए एंड टीवी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ठीक है, इस वजह से, इस कंडक्टिंग वाल की वजह से। तो यही बताता है जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये बता रहा है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है और थर्मल इक्विलिब्रियम जो हमने अभी बताया। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, आप अनुमान कर सकते हो, ऑप्शन सी होगा टेम्परेचर। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है इसमें भी कंफ्यूजन देख लीजिए क्या होगा, ये नहीं होगा, क्यों? ये जो इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके द्वारा ये लॉ दिया जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये देता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या बताता है? और ये बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, concept of internal energy and enthalpy, ठीक है, ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे दोनों दिया है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होता है, कहां पर लिखे देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ होता है du इक्वल्स टू dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक है, जहां पे dq है चेंज इन हीट, ठीक है, dw है वर्क ट्रांसफर और du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इसी से निकलता है एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, यानी कि एंथैल्पी इक्वल्स टू होता है dH इक्वल्स टू du प्लस Pdv, तो ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ऑप्शन ए एंड बी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी प्रेशर है, ये कोई लॉ जो है पर्सनली डिफाइन नहीं करता है प्रेशर को, ठीक है, ना ही फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और ना ही थर्ड लॉ। सो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? टेम्परेचर, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इसका एक एप्लीकेशन है थर्मोमीटर, एप्लीकेशन है थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो इसका ये एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये आज का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।